तो आज मेंसुरेशन के तीसरे लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है सर्किल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो सर्किल के लिए है। ये भी आपका एक ऋजुरेखीय आकृति है, यानी समतल आकृति है। सर्किल क्या होता है, इसकी परिभाषा होगी किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक निश्चित दूरी पर स्थित गतिमान बिंदु के पथ से बना वक्र वृत्त कहलाता है। अर्थात एक हमारा यहाँ पे स्थिर बिंदु होना चाहिए और दूसरा गतिमान बिंदु होना चाहिए। स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक निश्चित दूरी पर अगर कोई बिंदु है, अगर वो गतिमान है, तो उस गतिमान बिंदु से जो वक्र बनेगा वही क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। अर्थात कुछ इस प्रकार से रचना होगा। एक स्थिर बिंदु मान लीजिए O है, इसके सापेक्ष एक निश्चित दूरी r पर एक बिंदु P है और ये गतिमान है। ये मान लीजिए इस प्रकार से जो है एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो ये अपना पथ कुछ इस प्रकार से बनाएगा और इस प्रकार से बना हुआ वक्र ही वृत्त कहलाता है। अब इसमें वृत्त के हम महत्वपूर्ण पद पढ़ेंगे। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण पद। वृत्त की एक परिभाषा दूसरे भी प्रकार से है कि किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर, यानी एक समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय से बनी आकृति, यानी किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं के समुच्चय से बनी हुई आकृति वृत्त कहलाती है। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण पद में सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो केंद्र पढ़ना है, यानी पॉइंट्स के रूप में हम पढ़ लेते हैं। वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, यानी सेंटर। वृत्त का केंद्र सेंटर क्या होगा। वृत्त का जो वीडियो है वो दो पार्ट में बनाया गया है, जिसमें एक पार्ट में आपको वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वृत्त का क्षेत्रफल और इसके जो है बेसिक पार्ट आपको बताए जाएंगे, जिसमें आपको इसकी परिधि, त्रिज्यखंड वगैरह के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा वीडियो जो है वो त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड के क्षेत्रफल के ऊपर बनाया गया है। तो इसमें केंद्र क्या होता है वृत्त का, जब हम किसी स्थिर बिंदु को लेते हैं, उसके सापेक्ष कोई अगर गतिमान बिंदु है, तो इसमें जो बिंदु स्थिर होता है वही वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र। यानी किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष गति करने से गतिमान बिंदु के पथ द्वारा बना हुआ वक्र वृत्त कहलाता है और इस स्थिर बिंदु को ही हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या, अर्थात जिसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, सिंपल सा जो है इसका भी परिभाषा है कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो वह रेखाखंड जो होगा वो त्रिज्या कहलाता है। यानी मान लीजिए हम O से लेकर वृत्त पर कहीं भी अगर मिला दें, मान लीजिए हमने O से A को मिलाया या O से P को मिलाया, तो ये जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त की इस प्रकार की अनंत त्रिज्याएं होती हैं और सभी आपस में समान होती हैं। नेक्स्ट आपका जो है व्यास, यानी आपका ये हो जाएगा डायामीटर। डायामीटर क्या है कि किसी भी वृत्त के
केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, इसके पहले अगर हम जीवा पढ़े तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा, क्योंकि व्यास की परिभाषा दो प्रकार से भी हम पढ़ सकते हैं। इसका जो है चोड़ अर्थात जीवा क्या है, तो इसके लिए जानिए कि किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं, यानी हमारे पास एक वृत्त है जिसकी परिधि पर दो बिंदु x और y हैं, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है वही वृत्त की जीवा कहलाती है। अर्थात किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जीवा कहलाती है। और इस प्रकार से जो है अनंत जीवाएं हो सकती हैं। जैसे जैसे हम वृत्त के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे वृत्त की जीवा की लंबाई बढ़ेगी, जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाएंगे वृत्त के जीवा की लंबाई जो है घटेगी, और सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो केंद्र पर प्राप्त होगा, जिसे हम व्यास कहते हैं, डायामीटर। डायामीटर अर्थात व्यास क्या है, यदि कोई वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी अगर हम परिधि से लेकर परिधि तक मिलाएं लेकिन ये सेंटर से होकर जाए पी क्यू, मान लीजिए इस प्रकार से एक जीवा जो है सेंटर से होकर जा रही है तो वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, और वही क्या कहलाएगा, व्यास। यानी व्यास की जो परिभाषा बनेगी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, या फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। एक रिलेशन भी मिलता है त्रिज्या और व्यास के बीच में। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुणे त्रिज्या। इस प्रकार से अगर हमको व्यास दिया गया है तो आसानी से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या दिया गया है तो हम बटे 2 करके जो है व्यास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है छेदक रेखा। छेदक रेखा यानी इसको हम कहते हैं सेकेंड। ये क्या है, अगर देखा जाए तो छेदक रेखा अर्थात जो उसको छेदते हुए आगे निकल जाए। इसका मतलब कि ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार से अगर हम मान लीजिए L और M, या L कह रहे हैं यल रेखा, क्योंकि हम उसका एक ही नाम दे सकते हैं, रेखा का अंतिम बिंदु नहीं होता है। एक रेखा हमारे पास यल है तो ये वृत्त की छेदक रेखा होगी, क्योंकि ये जो है वृत्त को यक्ष और यहां मान लेते हैं एम, यम तो आपका यम हो गया, तो इस प्रकार से जो है यक्ष और यम पर ये प्रतिच्छेदित कर रही है रेखा वृत्त को, तो ये आपका जो है छेदक रेखा कहलाएगी, क्योंकि छेदक रेखा जो होती है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बनता है, अगर देखा जाए तो वृत्त को ये भी 2 बिंदुओं पर काट रही है, लेकिन ये रेखा नहीं, ये आपका इसके अंदर ही बना हुआ है और ये रेखाखंड है। अर्थात जब 2 बिंदुओं पर मिले और वृत्त के बाहर ना निकले, अर्थात ये रेखाखंड हो, तब वह वृत्त की जीवा होगी, और जब ये वृत्त के बाहर भी निकल जाए अर्थात ये रेखा हो, तब ये वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका स्पर्श रेखा, टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या होता है, किसी भी वृत्त की ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। मान लीजिए ये रेखा है T, अगर देखा जाए तो ये रेखा जो T है वो V बिंदु पर इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये वृत्त की जो है स्पर्श, या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटे वह वृत्त की स्पर्श रेखा, और जो 2 बिंदुओं पर काटे वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। इसी में स्पर्श रेखा और डायामीटर यानी व्यास या त्रिज्या के रूप में एक थ्योरम भी मिलता है कि जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या परपेंडिकुलर होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या यूं कह सकते हैं व्यास स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर परपेंडिकुलर होता है।
तो इस प्रकार से एक थ्योरम भी आपको आगे चलकर जब वृत्त केवल स्पेशली पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा त्रिज्या या व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होते हैं। नेक्स्ट आपका है चाप, अर्क। चाप क्या होता है? किसी भी वृत्त की परिधीय दूरी होती है, यानी वक्राकार दूरी। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, सेंटर O है। अगर हम वृत्त पर दो बिंदु ले लेते हैं, अगर इन दोनों बिंदुओं को सीधे एक रेखाखंड के द्वारा मिलाते हैं, तो आपने पढ़ा है सीधे अगर रेखाखंड के द्वारा मिलाया जाएगा तब वह जीवा कहलाएगा, क्योंकि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम देखें A से लेकर V तक की एक वक्राकार दूरी भी है, तो ये वक्राकार दूरी ही क्या कहलाएगी? वृत्त का चाप अर्थात वृत्त का अर्क कहलाएगी। ये APB और AQB दो रूप में हम इसको लेते हैं, यानी अगर देखा जाए यहीं से हम इसको काट कर अलग कर दें तो हमको कुछ इस प्रकार से फिगर प्राप्त होगा। APB और दूसरा ऊपर का भाग कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, AB और यहाँ पे Q है। अगर इसको जोड़ देंगे तो इस प्रकार से ये पूरा सर्किल पूरा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं यानी चाप, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की परिधि है अर्थात वक्राकार दूरी वृत्त का चाप कहलाती है। वृत्त के चाप दो प्रकार के होते हैं, एक माइनर और दूसरा मेजर, अर्थात जिसको हम लघु चाप बोलते हैं, और दूसरा जो है आपका दीर्घ चाप हो जाता है। लघु चाप क्या होता है? जब हम वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की वक्राकार दूरी लेते हैं तो उनमें जो छोटी दूरी होती है वो लघु चाप और जो बड़ी दूरी होती है वो दीर्घ चाप होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो इसमें APB लघु चाप हो जाएगा और AQB ये आपका जो है दीर्घ चाप हो जाएगा। और लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों को मिला दें तो ये आपका जो है वृत्त की परिधि यानी टोटल वृत्त बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है केंद्रीय कोण। सभी परिभाषाएं आपको लिख लेना है। केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? केंद्रीय कोण यानी केंद्र पर बना हुआ कोण ही केंद्रीय कोण कहलाएगा। लेकिन किसके द्वारा जो है केंद्र पर बनेगा? हम जीवा भी ले सकते हैं और चाप ले सकते हैं। चाप के द्वारा ही जीवा बनता है, तो हम पहले चाप लेते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास O सेंटर का एक सर्किल है, एक चाप है हमारे पास x y, बीच में हम P ले लेते हैं, x P y। अब अगर हम बिंदु x को सेंटर से मिला दें O से और बिंदु y को सेंटर यानी y को और x को हमने सेंटर O से मिला दिया, तो इस प्रकार से एक एंगल का निर्माण हुआ, एंगल XOY। यानी चाप XPY के द्वारा सेंटर पर यहाँ पर कोण बन रहा है XOY। जितना ज्यादा चाप बड़ा होगा उतने ही ज्यादा कोण का मान बड़ा आएगा। अगर ये चाप छोटा है तो कोण का मान छोटा आएगा। अर्थात इसकी परिभाषा बनी कि किसी भी वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण या किसी वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप का केंद्रीय कोण कहलाता है, या इसी को हम चाप की अंश माप के नाम से भी जानते हैं। यानी किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उस चाप की अंश माप या चाप का केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल कहलाता है। अब अगर हम बात करें, ये मान लीजिए XPY था और ये XQY था, तो ये कोण बन रहा है थीटा, तो ये कोण बनेगा 360 माइनस थीटा। क्योंकि एक सर्किल अगर पूरा होता है तो पूरे सर्किल पूरा होने में 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों को मिला दें, यानी एक सिंपल सा आपका जो है सूत्र मिल जाता है कि लघु चाप की अंश माप प्लस दीर्घ चाप की अंश माप बराबर 360। यानी अगर हमको इसमें से लघु चाप की अंश माप दिया गया है तो हम दीर्घ चाप की अंश माप को
ज्ञात कर सकते हैं और दोनों का टोटल जो है 360 के बराबर रखेंगे। किस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, यानी किस प्रकार से चाप को लिखते हैं। जैसे चाप हमको लिखना है एपीबी, तो इस प्रकार से जो है एपीबी लिखते हुए इसके ऊपर हम इस प्रकार का जो है चिन्ह बना देंगे। तो ये हो गया एपीबी चाप, यानी अर्क एपीबी। इसको हम बोलेंगे चाप एपीबी, यानी हमको चाप एपीबी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अगर हमने ऊपर बना दिया है संकेत, तो ये इसका मतलब हो गया चाप एपीबी। इसी प्रकार से अगर हमको चाप AQB लिखना है तो ये आपका हो जाएगा AQB, ऊपर इस प्रकार से जो है आप संकेत बना देंगे। तो ये हो गया चाप APB और ये हो गया चाप AQB। फिर आता है केंद्रीय कोण। अगर चाप का दिखाना हो, यानी कौन से चाप का केंद्रीय कोण है उसको हम लिखेंगे। जैसे ये पूरी बात लिखी गई है यहाँ पे चाप की अंशमाप, तो चाप की अंशमाप को अगर हमको गणितीय भाषा में लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं XPY, तो सबसे पहले XPY लिखेंगे। ये हो गया चाप, और इसी के सामने अगर हम स्मॉल m लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया मेजरमेंट एंगल ऑफ अर्क XPY, यानी चाप XPY की अंशमाप, या यूं कहें चाप XPY का केंद्रीय कोण, ये आपका हो जाएगा चाप। और इसी प्रकार से अगर हम दीर्घ चाप की बात करें तो ये हो जाएगा XQY, ये हो गया अर्क यानी चाप। इसी के सामने यम लगा देंगे तो ये हो गया इसका मेजरमेंट, यानी इसका सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। और अगर हम बात करें तो दोनों का सेंट्रल एंगल का टोटल जो होता है वो 360 डिग्री आता है। यानी किसी भी वृत्त के किसी चाप का केंद्रीय कोण और उसी के जो है संगत दीर्घ वृत्त, यानी दीर्घ चाप का और लघु चाप का केंद्रीय कोण जो है टोटल करने पर 360 डिग्री प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका मिलता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। इसका मतलब क्या होगा, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त के स्थिर बिंदु के सापेक्ष गतिमान बिंदु जो है, यानी यूं कहें हम सीधे कि गतिमान बिंदु के पथ की कुल लंबाई जो है वृत्त की परिधि कहलाती है। या यूं कहें बिंदु के समुच्चय से बने हुए पथ की लंबाई वृत्त का जो है परिधि कहलाता है। और वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये किस प्रकार से होता है ये आप जान लीजिए, क्योंकि वृत्त का जो परिधि होता है वो आपका जो है व्यास और पाई का अनुपात होता है, यानी एक नियतांक है हर प्रकार के वृत्त के लिए। वृत्त का व्यास अगर देखा जाए, वृत्त का व्यास जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बड़ा आपका सर्किल बनेगा। तो इस प्रकार से जो है वृत्त का व्यास और फिर इसमें अगर हम गुणा कर दें पाई से तो आपको मिल जाएगा परिधि। यानी हम एक नियतांक हमको मिलता है जो निश्चित होता है पाई। पाई का जो वैल्यू मिलता है वो व्यास परिधि और बटे व्यास, यानी पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसकी वैल्यू पाई का मान होता है 3.14। आगे आप प्रयोग करेंगे या 22/7 के रूप में रखते हैं। पाई का मान यहां से जो है भाई प्रैक्टिकली जो है बताया गया है कि परिधि और व्यास के अनुपात, हर प्रकार का आप वृत्त ले लीजिए, उसकी परिधि की लंबाई आप ज्ञात कर लीजिए। सिंपल से सीधी बात हम अगर करें तो एक आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का एक छड़ लेते हैं, मतलब एक तार लेते हैं और इसको मोड़कर एक सर्किल बना लेते हैं। अब अगर हम 10 सेंटीमीटर का वायर लिए थे, मोड़कर सर्किल बनाए हैं, तो यही इसका परिधि हो गया, अर्थात इस परिधि की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर। और इसके सेंटर से होते हुए अगर हम इसका व्यास ज्ञात कर लें
और इसका व्यास मान लीजिए कुछ वैल्यू आएगा, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू जो है 22/7 लगभग 3.14 के आसपास मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार के वृत्त के लिए जो एक नियतांक है पाई, वो परिधि बटे व्यास से करने पर हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है आपको मिलता है एक इसमें पॉइंट्स। अक्सर अधिकतर लोग इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि और परिमाप लगभग समान होते हैं। इसमें इसकी आंकिक वैल्यू अगर देखें तो ये पूरा समान होते हैं, लेकिन इसमें अगर हम इसके शब्द पर जाएं तो ये डिफरेंट है। जैसे हम कहते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, वृत्त की परिधि एवं परिमाप में अंतर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ढूंढिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप इसको जान लेते हैं तो समझ जाइए कि आप वृत्त की परिधि और परिमाप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप लगा ले जाएंगे। हालांकि इसमें आपको वृत्त में समस्या नहीं मिलेगा, जब आप अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पे परिधि और परिमाप का अगर क्वेश्चन इकट्ठा आपको मिलता है तब ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए आप पहले जान लीजिएगा कि वृत्त की परिधि और परिमाप में अंतर क्या है। तो आइए फिलहाल जान लेते हैं, वृत्त की परिधि एवं परिमाप दोनों ये समान होते हैं, लेकिन इनकी जो परिभाषाएं हैं, वृत्त की परिधि और परिमाप ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। ये दोनों समान होंगे लेकिन परिभाषाएं अलग हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अंतर पूछा है आपसे। फिर नेक्स्ट है आपका सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। अर्धवृत्त क्या है, किसी भी वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांट देता है। प्रत्येक वृत्त जो है अर्धवृत्त कहलाता है। यानी अगर हम किसी भी वृत्त के व्यास को लें, हमारे पास एक वृत्त है, इसका व्यास सेंटर से होकर जाएगा, या सेंटर से होकर जाएगा नहीं, सेंटर से होकर जो है जाकर परिधि पर मिलेगा। यानी ये वृत्त का व्यास है, अगर हम यहीं से काट दें तो हमको इस प्रकार से वृत्त प्राप्त होगा। हालांकि ये जो है एक माना गया रेखा यहाँ पे है नहीं, तो इस प्रकार से ये जो है आपका प्राप्त हुआ अर्धवृत्त। यानी वृत्त का व्यास उसे दो बराबर भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग जो है अर्धवृत्त कहलाता है। अब सारी चीजें जो है वृत्त की आधी आधी हो जाएंगी, बस केवल इसमें डिफरेंट रह जाएगा केवल परिधि और परिमाप के लिए। तो यहाँ भी आपका जो है वही क्वेश्चन पूछेगा, वृत्त अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त की परिमाप, ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं, और इसमें इनका जो वैल्यू होगा वो समान नहीं होगा, वो असमान होगा। परिधि और परिमाप दोनों अलग अलग होते हैं। किस प्रकार से अलग होते हैं आपको बताना है। इसमें असमान होंगे, कितने कितने होंगे वो आप आगे जो है देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अगला आपका अर्धवृत्त की परिधि। अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, अगर वृत्त की परिधि टोटल होता है, वृत्त की परिधि ये होता है आपका 2πr, तो अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो 2πr/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा πr। बाकी त्रिज्या और व्यास सबके लिए वही होगा। अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, परिमाप वो आपका हो जाएगा πr+d, यानी πr इसकी परिधि हो जाएगा और d हो जाएगा इसका व्यास। इस प्रकार से जो है ये देखिए असमान हो रहे हैं, परिधि है πr, परिमाप है πr+d। अब ये क्यों आपका जो है असमान हो रहा है ये आप बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो अगले जो है वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है वृत्त का क्षेत्रफल। यहां से हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, सीधे सीधे अगर हम बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल
एक वीडियो आपका जो है वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र का जो प्रूफ है, किस प्रकार से हमको वृत्त का क्षेत्रफल मिलता है, वो आपको जो है एक वीडियो मिलेगा। तो अभी आप केवल जान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान आपको जो है आंशिक वैल्यू 22/7 मिलेगा। आर त्रिज्या जो भी होगा उसके हिसाब से अगर हम रख देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल डिपेंड है केवल एक ही राशि पर, और वो है वृत्त की त्रिज्या। यानी अगर हमको किसी भी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाए तो हम आसानी से उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है, अगर हम इसी में बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अर्धवृत्त, तो ये जो है आपका वृत्त आधा हो जा रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये महत्वपूर्ण सूत्र में जो है आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका अगला है वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार वलय क्या होता है? वृत्ताकार वलय जब दो सर्किल आपस में इस प्रकार से जो है हो कि सेंटर दोनों का एक ही हो, यानी एक ही सेंटर पर बने हुए दो सर्किल अगर हों तो उनके बीच का ये पार्ट जो है आपका वृत्ताकार वलय कहलाता है। यानी वृत्ताकार वलय में दो त्रिज्याएं होती हैं। वृत्ताकार वलय की माना, यहां पे हम मान लेंगे कि माना वलय की आंतरिक त्रिज्या, दो प्रकार की त्रिज्या यहां से देखा जाए, एक स्मॉल आर और एक यहां से यहां तक कैपिटल आर। दो वृत्त है तो दो त्रिज्याएं होंगी, एक आंतरिक त्रिज्या और दूसरी जो है बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर मानते हैं और बाहरी त्रिज्या अगर है तो उसको हम कैपिटल आर मानेंगे। यानी इस प्रकार से अगर हम क्षेत्रफल इसका ज्ञात करें, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक और भी इसी में फार्मूला होता है, वृत्ताकार वलय की चौड़ाई। वृत्ताकार वलय की जो चौड़ाई होगी वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी यहां से अगर हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दें तो ये जो भाग मिलेगा वही वृत्ताकार वलय की चौड़ाई हो जाएगी। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं। फिर आपका है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है? चतुर्थांश का मतलब है चौथा भाग। तो जब पूरे भाग का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश यानी चौथे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसी प्रकार से एक और फार्मूला है वृत्त का चाप। ये आपको आगे वाले टॉपिक में मिलेगा। वृत्त का चाप हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अगर वृत्त का केंद्रीय कोण दिया है तो उसके लिए θ/360 और गुणे 2 पाई आर, इस फार्मूले से किसी भी वृत्त के चाप की लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है? जहां थीटा चाप की अंशमाप अर्थात जिसको हम केंद्रीय कोण के भी नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, एक है वृत्त के चाप की अंशमाप थीटा, दूसरा है वृत्त की त्रिज्या और तीसरा है वृत्त का चाप। यानी अगर हमको वृत्त के चाप की अंशमाप और त्रिज्या दिया है तो चाप निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई, और अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया है तो हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको चाप और थीटा दिया है तो वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था इससे संबंधित महत्वपूर्ण पद। अब कुछ उदाहरण के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, परिधि एवं परिमाप के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनेगा उसमें आपका त्रिज्यखंड का एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताया जाएगा, जो कक्षा 10 अर्थात यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि, एग्जाम्पल है नंबर फर्स्ट, एक
वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 15 पाई सेंटीमीटर है, 15 पाई सेंटीमीटर है, तब इस वृत्त का व्यास एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब इस वृत्त का व्यास एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है इसमें? वृत्त की परिधि 15 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि को c से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात यहाँ पे 15 पाई सेंटीमीटर के रूप में दिया गया था, 15 पाई सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि जो है वो 15 पाई सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा फार्मूला अभी इसके पहले हमने देखा था, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2 पाई r होता है। इस हिसाब से अगर हम 15 पाई रख दें तो पाई से पाई कैंसिल, या 2r बराबर हो जाएगा 15, तो r बराबर हो जाएगा 15/2, ये वैल्यू मिला r का। अब हमको व्यास निकालना है, यानी d का मान निकालना है। d बराबर होता है 2r, अर्थात ये हो जाएगा 2 गुणे 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको d का मान मिल गया 15, और वैल्यू अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखिएगा, यूनिट आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपने यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा तो 15 आने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसी में आपको क्षेत्रफल भी निकालना है, यानी एक वर्ग एरिया, वो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी यहाँ छोटा सा सी लिख दीजिए, यानी एरिया ऑफ सर्किल। फार्मूला है पाई r स्क्वायर, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पाई, और r की वैल्यू जो है वो 15/2, इसका होल स्क्वायर। चाहे तो आप पाई की वैल्यू 22/2 रखिए, सॉरी 22/7 रखिए, और या फिर 3.14 रखिए, या फिर आंसर जो हमारा आ रहा है अगर यहीं तक लाना है तो पाई में भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। तो ये आपका हो गया पाई, और गुणे इसका हो जाएगा 225 और बटे 2 का 4, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 225 पाई और बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सर्किल प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में ये कहा गया है, एक कार के पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। एक कार के पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। पहिए को 6160 सेंटीमीटर, पहिए को 6160 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ऐसे प्रश्न जो है पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें चक्करों की संख्या ज्ञात करना हो या फिर चक्करों की संख्या दी हो तो कुल कितनी दूरी जो है कवर करेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप ध्यान दीजिए, कार के पहिए का व्यास जो है वो 98 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे d बराबर जो दिया गया है वो 98 सेंटीमीटर है। तो r बराबर आपको यहाँ मिल जाएगा 98/2, यानी 49, 2 चौका 8 और फिर 2 9 18, यानी 49 सेंटीमीटर r की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। चलिए अब देखते हैं, पहिया जो है वो गोल होता है, अर्थात सर्किल के आकार का होता है। अगर हम किसी पहिए में एक जगह जो है एक निशान बना दें और उसको एक चक्कर पूरा घुमाएं तो वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी एक यहाँ पे फार्मूला बनेगा, क्योंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r। एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो 2 पाई r है। तो एक फार्मूला यहाँ होता है,
कुल चक्कर यानी कुल दूरी कैसे मिलेगा, यानी एक चक्कर में 2 पाई आर चलता है तो कुल चक्करों में कितना चलेगा, यानी कुल दूरी बराबर हो जाएगा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी गुणे कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी पहिए के द्वारा जो चली गई कुल दूरी है वो एक चक्कर में चली गई दूरी और गुणे कुल चक्करों की संख्या को रखने पर प्राप्त होता है। तो कुल चली गई दूरी जो है वो 6160 है, 6160 रख दीजिए। और एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो 2 पाई आर और गुणे कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या को अगर हम n मान लें तो इस प्रकार से जो हमको चक्करों की संख्या मिल जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, n बराबर 6160 और बटे 2 पाई आर, वैल्यू रख दीजिए 6160 हो जाएगा बटे 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, 7 नीचे रहेगा तो यहाँ पे चला जाएगा ऊपर और फिर बटे आर की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है 49। तो ये आपका हो गया। अब इसको कैलकुलेट अगर कराया जाए तो कुल मिला के जो है n का मान 20 आपको प्राप्त होगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यानी इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिला 20 चक्कर जो है उस पहिए को लगाने पड़ेंगे। काट के अगर देखा है 7 एकम 7 सते 49 हो जाएगा और इसको 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 6 61, 11 6 66 हो जाएगा, 7 एकम 7 अठे 56, 2 से काटेंगे 2 दूनी ये 4 हो गया, 4 दूनी 8 यानी 20 चक्कर हो जाएगा। टोटल जो है n का मान 20 चक्कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप एक वृत्त के परिमाप के बराबर है। तब वृत्त का व्यास पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तब वृत्त का व्यास पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपने पहले से वर्ग के बारे में पढ़ा है, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी इन्होंने वृत्त का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। यहां हम लिख लेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सीधा सीधा फार्मूला आपने वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा है, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी भुजा बराबर हो जाएगा, वर्ग घटाएंगे 196 अंडर रूट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भुजा की लंबाई होगा वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा की लंबाई हो जाएगा 14। अब चूंकि वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है जो वृत्त का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो इस हिसाब से वृत्त के परिमाप का यानी परिधि जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि और परिमाप दोनों एक ही होता है, तो वृत्त का जो परिमाप है वो 2 पाई आर है और वर्ग का जो परिमाप है वो 4 गुणे भुजा
यानी यहां से हो जाएगा ये 2 पाई r और बराबर 4 गुणे भुजा की लंबाई 14 है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यानी r बराबर हो जाएगा 4 गुणे 14 और बटे 2 और पाई यहाँ बटे में हो जाएगा, क्योंकि हमको पाई के रूप में लाना है, या 2 को आप ना लाएं, 2 इसी के साथ रहने दें, तो यहां से आपको मिल जाएगा पाई, यानी आपको 2r बराबर आपका हो जाएगा 56 बटे पाई। अगर देखा जाए तो ये पाई के रूप में आंसर आएगा। अगर पाई का मान हम रख देते हैं तो यहां से कुछ वैल्यू जो है कट के मिलेगा, अर्थात 2r क्या है, हम जानते हैं d बराबर 2r होता है, तो हम 2r की जगह पे डायरेक्ट d रख सकते हैं, r निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया 56 बटे पाई सेंटीमीटर, यानी हमको जो है वृत्त का व्यास प्राप्त हो गया 56 बटे पाई सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू मिला है वो आपका पाई के पदों में है। अगर आप पाई का मान रखते हैं तो इसका जो है वैल्यू आंकिक वैल्यू सेंटीमीटर में मिल जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त के चाप की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त के चाप की लंबाई 66 सेंटीमीटर है, तब इस चाप के द्वारा तथा इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एवं इसकी अंशमाप, इसका अंशमाप यानी हम कह सकते हैं केंद्रीय कोण 240 अंश 240 डिग्री है, तब वृत्त की परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। तब वृत्त की परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा है कि वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के जो चाप की लंबाई है वो है 66 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि जो चाप है, चाप की लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर और अंशमाप, चाप की अंशमाप यानी डायरेक्ट अगर हम कहें तो थीटा बराबर लिख सकते हैं, थीटा बराबर दिया गया है 240 डिग्री। अब सिंपल सा फार्मूला जो है चाप की लंबाई को लेकर आपको बताया गया है। अगर हम चाप की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, चूंकि चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, इस फार्मूले पर अगर हम रखेंगे तो हमको इसमें जो अज्ञात वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगा, अर्थात चाप की लंबाई हमको दिया गया है 66, थीटा बटे थीटा की भी वैल्यू रख दीजिए 240 और बटे 360 2 पाई आर हो जाएगा। अगर हम इसको काटें तो वो 0 से 0 कट गया, और ये आपका जो है 8 9 12 से कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब 66 गुणे 3 और 2 2 का गुणा हो जाएगा 4, पाई को रहने दे तो 22 बटे 7 ले सकते हैं और गुणे आर ले सकते हैं। काटेंगे 22 से कम 22, 22 तिया 66। अब 3 3 का अगर हम गुणा करें तो 3 त्रिका 9 और फिर 7 का भी गुणा कर लें, यानी 63 बटे 4 इक्वल टू आर, यानी हम यहाँ से आर बराबर निकाल लिए 63 बटे 4। आर का मान 63 बटे 4 आया है, हमको व्यास ज्ञात करना है, यानी हम कह सकते हैं इसलिए d बराबर जो होता है 2r, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2 गुणे 63 बटे 4, काट देंगे तो वैल्यू मिलेगा 63 बटे 2 सेंटीमीटर। ये आपको जो है वृत्त का व्यास ज्ञात हो गया। अब वृत्त की परिधि भी जो है ज्ञात करनी है, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि निश्चय होता है
तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान जो ज्ञात किया है वो 63/4। यानी इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन कराएं तो 7 एकम 7, 7 नवा 63, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 22 और 9 का गुणा होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198/2 सेंटीमीटर ये जो है वृत्त का व्यास आएगा। अगर ये कट सकता है काट लीजिए, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 यानी 99 सेंटीमीटर जो है ये वृत्त की परिधि मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार मैदान, पांचवा, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है, की त्रिज्या 63 मीटर है, जिसके चारों ओर बाहर की तरफ, जिसकी चारों ओर बाहर की तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है, 7 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर आगे इसी में है, और यदि सड़क की मरम्मत का खर्च 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, यदि सड़क की मरम्मत का खर्च 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तब कुल खर्च या कुल लागत ज्ञात कीजिए। यानी एक क्वेश्चन है जो वलय पर संबंधित है, वलय से वृत्ताकार मैदान है, हम इसका फिगर बनाएंगे एकदम समझ में आ जाएगा। एक वृत्ताकार मैदान, सेंटर मान लेते हैं वो, इसका जो रेडियस है वो 63 मीटर है। आगे इन्होंने कहा है इसके बाहर जो है वो 7 मीटर चौड़ा सड़क है, चारों तरफ इस प्रकार से जो है इसके चारों तरफ जो है एक सड़क है जिसकी चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक, यानी ये मान लीजिए अगर हम ए मानते हैं ये बी, तो ए से लेकर बी तक 7 मीटर है। अब सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे चूंकि जो कैपिटल आर है वो कितना है, ये स्मॉल आर पहले अगर लिखें, स्मॉल आर बराबर जो है 63 मीटर है, और कैपिटल आर वो हो जाएगा स्मॉल आर और प्लस ये चौड़ाई, यानी 63 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 70 मीटर। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसलिए सड़क का क्षेत्रफल अगर सही रूप में देखा जाए तो सड़क यही है, और ये वृत्त के प्रोसेस में वृत्ताकार वलय बन रहा है, और वलय का जो क्षेत्रफल था वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इसमें अगर हम वैल्यू देखें तो पाई कैपिटल आर जो है, अगर हम यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो हमारा ये सिंपल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर रखेंगे 70 का स्क्वायर करेंगे, 63 का स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे तो लंबा हो जाएगा। यानी अगर डायरेक्ट करें कैपिटल आर माइनस प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। यहाँ से ये आपका पाई कैपिटल आर है 70 और स्मॉल आर है 63, और ये हो जाएगा 70 माइनस 63। यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 22/7। अब आगे सॉल्व करेंगे, 22/7 गुणे 70 और 63 जोड़ लें तो ये आपका हो जाएगा 3 और 7 6 13, 133, और 70 में से 63 को अगर हम घटा देंगे तो 7 आएगा, यानी 7 से 7 आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब मिलेगा जो वैल्यू वो 22 गुणे 133, गुणा कर लेते हैं। 133 में 22 से गुणा करना है, 2 3 6, 2 3 6 2, और फिर यही वैल्यू, यानी 6 6 6 12, 6 2 8 1 9,
और 2, यानी ये वैल्यू जो मिलेगा 2926 मीटर स्क्वायर जो है इस सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब कुल खर्च ज्ञात करना है। कुल खर्च के लिए क्या फार्मूला है? कुल क्षेत्रफल गुणे 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग इकाई का खर्च। ये आपको पहले भी जब त्रिभुज पढ़ाया गया था या चतुर्भुज पढ़ाया गया था तो उसमें भी कुल खर्च का सूत्र बताया गया था। कुल खर्च जो होता है वो कुल क्षेत्रफल गुणे 1 वर्ग इकाई का खर्च। अगर हम ऐसा रखते हैं तो हमको जो है कुल खर्च ज्ञात हो जाएगा, यानी कुल क्षेत्रफल जो है वो 2926 और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वो 10 रुपए है। अगर इस हिसाब से कैलकुलेट कराएं तो 29,260 यानी 29,260 रुपए जो है ये कुल खर्च मिलता है। तो ये का आंसर ये हो गया, दूसरा आपका ये मिल गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से, एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से 40 गुणे 36 मीटर 40 गुणे 36 मीटर आयताकार खेत के एक कोने से बांधी गई है, एक कोने से बांधी गई है। वह आयताकार मैदान के कितने क्षेत्रफल की, वह आयताकार मैदान के कितने क्षेत्रफल की घास को नहीं चर सकती है। एक सिंपल सा प्रश्न है। एक आयताकार मैदान है जिसकी विमाएं जो है वो 40 और 36 दी गई हैं, यानी ये 40 हो गया 36, ऐसे ही आपका ये 40 हो जाएगा और ये 36। एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा बांधा गया है। आप जानते हैं आयत का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो यहां से एक मान लीजिए खूंटे से 14 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा बांधा गया है, तो ये 14 मीटर जो है सभी तरफ ये कवर कर पाएगा। ये आपका है 14 मीटर। इतने क्षेत्रफल में जो है वो गाय घास नहीं खा सकती है, क्योंकि इसकी रस्सी की लंबाई 14 ही मीटर है, तो इतने में ये घूम घूम के जो है घास को खाएगी। तो बचा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर सही तरीके से इसमें फिगर को समझा जाए तो पूरे आयत के क्षेत्रफल, पूरे खेत के क्षेत्रफल में से अगर हम ये छोटा सा भाग जो जिसमें चर रही है उसको घटा दें तो नहीं चरने वाला क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। और ये किस प्रकार से ज्ञात होगा? हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और ये जो बन रहा है वो वृत्त के चतुर्थांश बन रहा है। वृत्त का चतुर्थांश, क्योंकि ये 90 डिग्री अगर बनता है, किसी भी वृत्त का अगर केंद्रीय कोण 90 अंश आता है तो वह वृत्त का चतुर्थांश बनता है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आयत की लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 36 मीटर। अब इसलिए आयत का क्षेत्रफल या आयताकार खेत का क्षेत्रफल कह सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये हो जाएगा 40 गुणे 36। ये आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। कैलकुलेट करा लें तो 4 छक 24, 4 तियां 12 और 2 14, 1440 मीटर स्क्वायर ये मिल जाएगा आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब
नेक्स्ट है वृत्ताकार, यानी हम कह सकते हैं वृत्त के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, जो उसकी रस्सी की लंबाई है वही वृत्त की त्रिज्या का काम करेगा, स्मॉल आर। ये जो है 14 मीटर हो जाएगा। और इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान, यहाँ पे आर का मान 14 दिया गया है, तो 14 गुणे 14, 7 से काटिए, 7 एकम 7 दूनी 14, 22 दूना 44 और गुणे 14 कैलकुलेट कर लीजिए। 44 में गुणा करना है 14 से, तो 4 चौक आपका ये हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 एक 5, 56 ये भी हो जाएगा, 6 6 5 11, 5 और 1 616, यानी कुल मिला के 616 मीटर स्क्वायर जो है ये मिल जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ज्ञात करना है, इसलिए गाय के द्वारा ना चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कुल क्षेत्रफल, यानी आयत का 1440 माइनस 616 को घटा लेते हैं इसमें से, तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ आपका बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, फिर आपका 14 में से 6 जाएगा 824 मीटर स्क्वायर, ये जो है ना चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। आयत का एक गाय जो है 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी गई है, जिसमें आयत जो है वो 40 गुणे 36 मीटर जो है विमा में है। आयताकार मैदान के कितने क्षेत्रफल की वह घास जो है नहीं चर पाएगी अगर वो 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई। आयत की लंबाई यहाँ पे 40 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल जो लंबाई गुणे चौड़ाई के हिसाब से 40 गुणे 36 कैलकुलेट कराएंगे तो 4 × 24, 4 × 12 और 2 14, यानी 1440 मीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर दिया गया है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, और इसके हिसाब से अगर हम रखेंगे 22/7, पाई का मान, आर का मान हो जाएगा 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 गुणे 14 कैलकुलेट कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये 44 और 14 का एक बार फिर से कैलकुलेट करा लेते हैं। 44 गुणे 14, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, फिर ये आपका हो जाएगा 44, 6 7 4 11, 4 1 5 और 1 6, अर्थात जो कैलकुलेशन वो सही है। अब गाय के द्वारा ना चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कुल आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी घटाएंगे तो 824 जो है मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहे हैं एक कार के पहिए की परिधि, एक कार के पहिए की परिधि 4 मीटर है। कार के पहिए की परिधि 4 मीटर है। इसके द्वारा 4 सेकंड में, इसके द्वारा 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाया जाता है, 7 चक्कर लगाया जाता है, तब कार की चाल किलोमीटर पर हावर में ज्ञात कीजिए। तब कार की चाल किलोमीटर पर हावर में
ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कार का पहिया अगर देखा जाए तो वृत्त के आकार का होता है और कार के पहिए की परिधि का मतलब हम यहाँ पे रखेंगे c बराबर है 4 सही 2/7 मीटर। अब इसके हिसाब से c बराबर होता है 2πr, तो 7 चौक 28 और 2 30/7 मीटर हो जाएगा। अब अगर इसका जो है वैल्यू अगर हम रखें तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r, और ये हो जाएगा 30/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, यानी r बराबर जो वैल्यू मिलेगा वो 15 और बटे 22, ये आपका मिल गया r का मान 15/22 सेंटीमीटर। वैसे सिंपल था ये क्वेश्चन। अगर हम चक्कर के हिसाब से अगर हमको त्रिज्या भी निकालना होता तो ये त्रिज्या ज्ञात हो गया, क्षेत्रफल भी हो सकता है इस कार के पहिए का निकालना हो तो वहां से भी मिल जाएगा। फिलहाल इन्होंने कहा है कि 4 सेकंड में ये 7 चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे चूंकि एक चक्कर में चली गई दूरी एक चक्कर में किसी भी पहिए के द्वारा चली गई दूरी 2πr होता है, तो इसलिए 7 चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, बराबर 7 गुणे 2πr, यानी ये हो जाएगा 14πr। इस प्रकार से 7 चक्कर में चली गई दूरी हमको यहाँ पे मिल गया है। अब आते हैं, इन्होंने कहा है कार की चाल को हमको किलोमीटर पर हावर में ज्ञात करना। फिलहाल अगर हम यहाँ 2πr ना रखें, एक चक्कर में चली गई दूरी जो 2πr होता है वो परिधि होता है, अर्थात 4 सही 2/7 यानी 30/7 अगर हम डायरेक्ट रखें तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा, क्योंकि हमको r यहाँ पे निकालना नहीं था। हमने यहाँ हालांकि निकाल लिया है, इस चीज की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं थी, हमको यहाँ से लगाना है। डायरेक्ट भी हमारा मिल जाएगा, r निकालने की जरूरत होती तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी 7 चक्कर में चली गई जो दूरी है वो 30 मीटर हो जाएगा। एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर यानी 30/7, तो 7 चक्कर में चली गई दूरी ये आपका हो जाएगा 30 मीटर। सिंपल सा प्रश्न है। 7 चक्कर में चली गई ये दूरी है और इसकी चाल को ज्ञात करना है। अब चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय आपको यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि समय, या फिर हम पहले मीटर पर सेकंड में ही ज्ञात कर लें। दूरी 7 चक्कर में 30 मीटर और समय है 4, यानी 30/4, ये आपको वैल्यू मिलेगा मीटर प्रति सेकंड में। अगर हमको इसको किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो हमको यहाँ पे 15/8 किलोमीटर पर हावर में बदलना है, तो 8/15 से अगर हम यहाँ कैलकुलेट करा देते हैं तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो हमको किलोमीटर पर हावर मिल जाएगा। हम इसको काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15 एकम 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर हावर। एक बार फिर से इसको देखते हैं। ये आपका है 30/4, 15/8 अगर रखा जाए तो 4 7 28 7.5 हो जाएगा। यानी मिस्टेक कहीं इस प्रश्न में हो रहा है, एक बार फिर से देखें। कार के पहिए की परिधि 4 सही 2/7 था, यानी 7 चौक 28 2 30/7 हो जाएगा। और r का मान निकालना नहीं है। फिलहाल एक चक्कर में चली गई दूरी जो है 2πr 30/7 है, तो 7 चक्कर में चली गई दूरी 30 मीटर हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, 30 और बटे 4 जो है ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अर्थात ये जो है यहाँ पे 30/4 और गुणे इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में, यानी 18 और बटे 5 से कैलकुलेट करना होगा।
अगर इतने से हम कैलकुलेट कराते हैं तो हमको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे इसको, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 6 30 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 नवा 18, यानी कैलकुलेट कराने पर 9 त्रिक 27, ये मिल जा रहा है 27 किलोमीटर पर हावर इस कार की स्पीड। अर्थात अगर कार जो है 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, जिसकी परिधि 4 सही 2/7 मीटर है, तो 4 सेकंड में सॉरी इसका जो चाल होगा वो 27 किलोमीटर पर आवर होगा। ये आपका आंसर होगा। तो ये था आपका वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जो आपको बताया जाएगा वो वृत्त का यानी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस बारे में आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा।